गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास के अंतर्गत अपन ने देखा था बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर, जिसमें हमने बात की थी प्रजातंत्र के बारे में, यानी लोकतंत्र के बारे में। आज हम देखेंगे हमारे अधिनायक तंत्र के बारे में। जैसा कि यह एक प्रजातंत्र विरोधी विचारधारा है। यह प्रजातंत्र से बिल्कुल ही विपरीत विचारधारा है, जिसे हम अधिनायक तंत्र कहते हैं। और इसका एक रूपांतरण भी है, जिसे हम तानाशाही व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ प्रजातंत्र में सारे कार्य प्रजा की हित के लिए किए जाते थे, वहीं पे ही इस तानाशाही व्यवस्था के अंतर्गत, इस अधिनायक व्यवस्था के अंतर्गत सारे कार्य हमारे राज्य के विकास के लिए किए जाते हैं। इसमें राज्य का स्थान सर्वोपरि माना जाता है और व्यक्तियों का स्थान गौण माना जाता है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं अधिनायक तंत्र की। अधिनायक तंत्र यह हमारी प्रजातंत्र विरोधी धारणा है जिसमें सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती है, और जब सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती है तो वह सर्वे सर्वा हो जाता है। अपनी सारी बातों को मनवाने के लिए वह मनमानी भी करने लग जाता है। वैसे तो किसी भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर हमें कार्यों को सही तरीके से करना है तो हमें प्रजातांत्रिक रूप को ही अपनाना चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति के पास सत्ता आ जाती है तो वह अधिनायक हो जाता है, और अधिनायक होने के बाद वह अपनी मनमानी करना शुरू कर देता है, और इसीलिए इसे हम प्रजातंत्री विरोधी विचारधारा के रूप में जानते हैं। तो इसके निम्न लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहला लक्षण माना जाता है सर्वसत्तावाद। यह राज्य को सर्वोपरि मानता है और व्यक्ति को गौण मानता है। इसमें धर्म सत्ता राज्य के अधीन है। जितने भी कार्य होते हैं वह राज्य के अधीन रहकर किए जाते हैं, जबकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सारे कार्य प्रजा के हित के लिए किए जाते थे। लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते थे, प्रजा की रक्षा के लिए कार्य किए जाते थे। इसमें ये सब कार्य तो होते हैं, लेकिन ये सब कार्य किसके लिए होते हैं? एक शासक के ऊपर निर्भर करता है, उसकी मनमानी के ऊपर निर्भर करता है। साथ ही यह उदारवादी विचारधारा है। यह उदारवाद, व्यक्तिवाद और प्रजातंत्र विरोधी विचारधारा है। क्योंकि उदारवाद के अंतर्गत हम प्रेम, शांति, सहयोग इन सब तत्वों को लेते हैं। व्यक्तिवाद के अंतर्गत हम व्यक्ति से रिलेटेड वस्तुओं को लेते हैं, जिसमें व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का विकास ही सर्वोपरि माना जाता है। वहीं पे ही यह प्रजातंत्र विरोधी विचारधारा मानी जाती है, क्योंकि प्रजातंत्र के जहाँ हमने गुण देखे थे वहां पर हमने इसमें एकता, भातृत्व, नेतृत्व, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता, इन सब भावनाओं की बात की थी। वहीं पे ही यह है प्रजातंत्र विरोधी विचारधारा मानी जाती है। इसमें इन सबकी जगह अनुशासन, दायित्व, कर्तव्य, इनका अधिक महत्व दिया जाता है। जहाँ पर हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की बात हम करते हैं वहाँ पर हमारे समानता, स्वतंत्रता, एकता, विश्व बंधुत्व, इन सब की बात हम करते हैं। वहीं पे ही अधिनायक तंत्र के अंतर्गत इन सब के अलावा हमारी किन चीजों पर महत्व दिया जाता है? अनुशासन पर, दायित्व पर, कर्तव्यों पर, इन सब की प्रधानता मानी जाती है। साथ ही इसमें नेतृत्व के सिद्धांत को अपनाया गया है। नेता ही अपने सारे कार्यों का निर्देशन करता है। जब नेता अपने सारे कार्यों का निर्देशन करता है तो वह एक सर्व सहमति के माध्यम से कार्य न होकर स्वयं नेता की इच्छा पर निर्भर हो जाता है। इसीलिए तानाशाही व्यवस्था के अंतर्गत, अधिनायक तंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत सारे कार्य हमारे नेता के द्वारा ही निर्भर किए जाते हैं। साथ में ही हमारी यह व्यवस्था जो है दल व शासन में भेद नहीं करती है। यह सिर्फ उसकी छाया मात्र बनकर रह जाता है। राजनीतिक दल हमारे किस रूप में कार्य करते हैं? हमारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के रूप में। अगर वे जनता के हित में करते हैं तो वह व्यक्तिवादी या प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आ जाते हैं, और अगर वो केवल एक व्यक्ति के हित में कार्य करते हैं तो वे अधिनायक तंत्र की स्थिति में आ जाते हैं। साथ ही हमारी यह व्यवस्था हिंसक साधनों में विश्वास करते हैं, जबकि प्रजातंत्र का मूल आधार ही क्या है? हमारा उदारता, अहिंसक साधनों का प्रयोग। अगर हमें अपने व्यवस्था को चिरस्थायी बनाए रखना है तो हमें शांति, प्रेम, सहयोग, भातृत्व, इन सबकी भावनाओं को ध्यान में रखकर कार्यों को करना चाहिए। जबकि अधिनायक तंत्र के अंतर्गत हमारे हिंसक साधनों का में ज्यादा विश्वास होता है और उन्हीं पर ही कार्यों को संपन्न किया जाता है। यह अपने राष्ट्र का विस्तार चाहती है। अब जब कोई भी व्यवस्था अपने राष्ट्र का विस्तार चाहेगी तो वह स्वयं के विस्तार के माध्यम से ही होगा, न कि हमारे देश के विस्तार के माध्यम से। साथ ही हमारी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आडंबरों में अधिक विश्वास किया गया है। इसकी शैली, सूची, ढांचा में विश्वास जो कि प्रजातंत्र में पाया जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं किसके अंतर्गत पाई जाती है? हमारी प्रजातंत्र के अंतर्गत। लेकिन ये इनमें विश्वास तो करता है, लेकिन अपना नेतृत्व किसके माध्यम से करता है? एक व्यक्ति के माध्यम से, जिसे हम तानाशाह कहते हैं।
इसके कुछ गुण पाए जाते हैं हमारी व्यवस्था के अंतर्गत, जैसे कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हमारे गुण एकता, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्वता, विश्व बंधुता, इन सबकी भावनाओं को लेकर हमारी प्रजातांत्रिक भावना उत्पन्न हुई थी। वहीं हमारी अधिनायक तंत्र के अंतर्गत एक सुदृढ़ कुशल शासन की व्यवस्था का आधार प्रदान करती है। अब इसे हम सुदृढ़ कुशल शासन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक व्यक्ति का शासन होता है। अब एक व्यक्ति अगर सही है तो वह सही तरीके से अपनी व्यवस्था को निरूपित करता है, और अगर वह खुद भ्रष्ट है तो उसकी व्यवस्था भी भ्रष्ट रूप से कार्य करेगी। लेकिन एक व्यक्ति तानाशाह के रूप में अपने कार्यों को करवाने के लिए, मनमानी करने के लिए डर, भय, इन सबका सहारा लेकर शासन व्यवस्था को चला सकता है। साथ ही इसका आर्थिक विकास जो है वह इस पर निर्भर करता है, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति डर के भय से व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था को बढ़ाने का कार्य करते हैं। संकट का सामना करने में यह सक्षम माना जाता है, क्योंकि इसमें जो निर्णय है एक ही व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं, वह चाहे सही हो या गलत हो, वो एक सेकेंडरी चीज होती है। लेकिन निर्णय जब एक व्यक्ति लेता है तो वह जल्दी हो जाता है, कम खर्चीला होता है, समय पर कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होता है। साथ ही भय के डर से जनता में देशभक्ति की भावना को जागृत करता है। अब एक है अपन अपनी इच्छा से देशभक्ति की भावना के लिए प्रेरित हो, जैसे हमारे राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो हमारे उदारवादी नेता थे, उन्होंने अपनी स्व इच्छा से ही देश में जन जागृति फैलाने का कार्य किया था। उसी तरीके से अधिनायक तंत्र के अंतर्गत जो भी शासक होगा वह अगर इन भावनाओं को अपनाएगा तब तो वह अपना विकास कर पाएगा, राष्ट्र का विकास कर पाएगा। अगर नहीं अपनाएगा तो वह डर के भय से व्यक्तियों में देशभक्ति की भावना को पैदा कर सकता है, लेकिन यह भावना चिरस्थायी नहीं होती है। वह किसके कारण होती है? डर के कारण होती है। इसीलिए हम इस व्यवस्था को कम खर्चीली व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति का द्वारा शासन किया जाता है। सारी व्यवस्था किसके हाथ में होती है? एक व्यक्ति के हाथ के अंदर। यहाँ पर जहाँ हम इसकी व्यक्तियों के गुणों की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि अधिनायक तंत्र जहाँ तानाशाही व्यवस्था है वहाँ राज्य में राष्ट्र का विकास तो होता है, चाहे डर से हो चाहे डर के बिना हो। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जहाँ व्यक्ति प्रेम से, सहयोग से, शांति से अपने कार्यों को संपन्न करता है, वहीं पर ही इस अधिनायक तंत्र के अंतर्गत डर के भय से वह अपनी सारी व्यवस्थाओं को पालन की नीतियों का पालन करता है। लेकिन इन पालन करने में शासन व्यवस्था का आधार हम एकता के रूप में अपनाते हैं। वहीं इस व्यवस्था के कुछ दोष भी पाए जाते हैं। इसमें हमेशा व्यक्तियों की उपेक्षा की गई है और किसकी प्रधानता रही है? हमारे राज्य की प्रधानता रही है। इसमें नागरिक स्वतंत्रता का दमन किया गया है। नागरिकों की इच्छाओं को कोई महत्व ही नहीं दिया जाता। इच्छा किसकी मानी जाती है? तानाशाह शासक की, एक राजा की, जो कि है तानाशाही स्थिति का। यानी जब तानाशाही व्यक्ति की स्थिति का की हम प्रधानता की बात करते हैं तो यह शासक हमारा किस रूप में माना जाता है? अपने नागरिकों की इच्छा को का दमन करता है, स्वयं की इच्छा उन पर थोपने की कोशिश करता है। इसीलिए यह शासन व्यवस्था अस्थिर शासन व्यवस्था कहलाती है। यह चिरस्थायी रूप से नहीं चल सकती है। इसमें यह व्यवस्था शांति का शत्रु है, राष्ट्र के विकास के लिए हमेशा युद्ध चाहता है। जबकि हमने हमारी ये जो पुरानी वीडियोज़ हैं उसमें हमने मनु कौटिल्य जो शुक्र की व्यवस्था देखी थी, उसके अंतर्गत युद्ध हमेशा हमारी अंतिम क्रिया के रूप में माना जाता है। कोई भी राष्ट्र यह नहीं चाहता है कि वह युद्ध करे। युद्ध उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उसकी आंतरिक और बाहरी परिस्थितियां जो होती हैं वह उसे मजबूर करती हैं, इसलिए व्यक्ति युद्ध करता है। वरना कोई भी शासक यह नहीं चाहता कि युद्ध हो। लेकिन तानाशाही व्यवस्था के अंतर्गत हमेशा शासक जो है वह अपनी शांति को बनाए रखने के लिए शांति का शत्रु माना जाता है ये, और राष्ट्र के विकास के लिए युद्ध की को प्रमुखता देता है। यहाँ पर उत्तरदायी अधिकार की समस्या रहती है। शांति काल में भी सैनिक व्यवस्था हमेशा बनी रहती है, क्योंकि शासक को हमेशा ये डर रहता है कि अपनी सत्ता को चलाए रखने के लिए उसे एक डर और भय के माध्यम से पूरी व्यवस्था को लागू करना होता है। साथ ही यह अनैतिक व्यवस्था है जिसमें नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं होता। यह स्वार्थवादी व्यवस्था है, अपने स्वार्थों पर टिकी हुई है। इसमें लोक कल्याण के नाम पर शक्ति का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र, कहने को तो दोनों ही शासन व्यवस्था एक शासक के द्वारा निर्धारित की जाती है जिसमें कि राजा सर्वोपरि होता है। लेकिन जहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था की बात हम करते हैं वहाँ उसमें हमें नैतिकता और मूल्यों की प्रधानता रहती है, और वहीं जहाँ हम
अधिनायक तंत्र की बात करते हैं, वहाँ राजा हमारा सर्वोपरि हो जाता है। वह अपने स्वयं के स्वार्थ के हित के लिए सभी कार्यों को संपन्न करता है और सारे कार्य किसके माध्यम से किए जाते हैं? एक शासक के विकास के लिए, ना कि एक देश के विकास के लिए। देश के विकास के लिए कार्य करने के लिए हमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाना चाहिए, ना कि अधिनायक तंत्र की व्यवस्था को। लेकिन हर व्यवस्था में जिस तरीके से कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष भी पाए जाते हैं और उनके माध्यम से हम व्यवस्था को इंगित करते हैं। तो जहाँ अगर हमारे क्वेश्चंस में प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र में अंतर आ जाता है, वहाँ यह एक विरोधी विचारधारा के रूप में हमारे सामने आती है। इसीलिए हम इस व्यवस्था को तानाशाही व्यवस्था के नाम से जानते हैं। थैंक यू सो मच। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।